नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 नवंबर सन 2023। इसके अलावा आज यानी 15 नवंबर को भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का त्योहार भी है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, घर बैठे 70 रुपए में बनवाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 23 नवंबर तक करें आवेदन। हरियाणा में किसानों को जल्द मिलेगा 80 करोड़ रुपए मुआवजा, प्रोसेस हुई शुरू, कृषि मंत्री ने लगाई मोहर, बताएंगे पूरी खबर। हाईकोर्ट से राम रहीम को राहत, जालंधर में दर्ज धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस रद्द करने के आदेश जारी। हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों का आदेश हुआ रद्द, अब पहले की तरह ऑफलाइन कक्षाएं हुई शुरू। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब 21 नवंबर तक निःशुल्क जमा होंगे सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म। भिवानी के देवराला के राजकीय ITI में 16 नवंबर यानी कल लगने जा रहा है रोजगार मेला, 550 बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। हरियाणा में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट और खुलेंगे, ड्रग्स से जुड़े केसों की होगी सुनवाई। कोहरे की आशंका के बीच रेलवे ने 3 महीने के लिए रद्द की ये 62 ट्रेनें, बढ़ेंगी यात्रियों की परेशानी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर यानी आज बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस, कई दिनों से बीमार थे, आज पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद मौसम में तेजी से परिवर्तन हुआ है। रात के समय सर्दी बढ़ने लगी है, न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़क रहा है। इस कारण रात के साथ साथ सुबह के समय में भी सर्दी में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। आने वाले समय में रात के पारे में और गिरावट हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर केवल हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि हरियाणा में मौसम शुष्क बना रहेगा। लगातार बदल रहे मौसम के कारण अब अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अस्पतालों में खांसी जुकाम के साथ साथ बुखार के पीड़ित भी आ रहे हैं। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी अनुसार डेंगू के मामले भी कम होते जा रहे हैं। हरियाणा के दक्षिणी छोर में बसे रेवाड़ी जिले में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की राह में आई अड़चनें दूर होने पर अब शिलान्यास को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले 8 साल के अंतराल में इस बड़े प्रोजेक्ट की राह में सिर्फ रोड़े ही बिछते नजर आ रहे थे। पहले जमीन को लेकर पेंच फंसा, फिर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा। 3 महीने पहले हुआ टेंडर 11 दिन पहले कंपनी के द्वारा तय नियम पूरे नहीं होने के कारण रद्द हो गया। हालांकि एक बार फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 नवम्बर को टेंडर होगा। ऐसे में अगले महीने दिसंबर के पहले सप्ताह में एम्स का शिलान्यास की संभावनाएं बनी है। रेवाड़ी दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से मौजूदा भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी 24 नवंबर को टेंडर हो जाने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास होने के बाद सप्ताह भर के अंदर अंदर एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और साथ ही अगले 6 महीने के अंदर OPD भी शुरू करवाने का दावा किया। हरियाणा के करनाल में गन्ना पिराई का 48वां सत्र प्रारंभ हो गया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की, जिन्होंने पिराई सत्र का शुभारंभ किया और अधिकारियों व कर्मचारियों व किसानों को शुभकामनाएं भी दी और परमात्मा से कामना की कि यह पिराई सत्र निर्बाध रूप से चले। साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि पिराई के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न आए। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। किसानों को समय पर पेमेंट मिले, यह भी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मिल में आने वाले किसानों को खाने पीने व ठहरने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान अधिकारी व कर्मचारी रखेंगे। पिराई सत्र से पहले ही 14 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी गन्ना के भाव में की जा चुकी है। हरियाणा में रोहतक, गुरुग्राम एवं फरीदाबाद के बंद स्कूल अब खुलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज से आंगनवाड़ी केंद्र, किड्स प्ले स्कूल, प्री प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए रोहतक के DC अजय कुमार एवं फरीदाबाद DC विक्रम सिंह ने 6-7 नवंबर को आदेश जारी किए थे। वहीं 7 व 8 नवंबर से प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र व प्ले स्कूल बंद कर दिए थे। एक सप्ताह के बाद अब फिर से बच्चे प्राइमरी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचने प्रारंभ हो जाएंगे। DC अजय कुमार ने जिला में वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के दृष्टिगत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, किड्स प्ले स्कूल सहित प्री स्कूल व प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी कक्षाओं यानी कि नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक को स्थगित करने के आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी नियमित एवं गुरुकुल विद्यापीठ पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 के लिए बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अब 14 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2023 कर दिया गया है। भिवानी में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अब बढ़ा दिया गया है एवं सभी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी नियमित गुरुकुल विद्यापीठ के मुखियाओं को सूचित किया जाता है कि वे बिना विलंब शुल्क सहित 21 नवंबर 2023 तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 22 से 28 नवंबर तक तथा 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर 01664 254 300 एवं 254 309 पर संपर्क कर सकते हैं। अंबाला में रोडवेज ड्राइवर की हत्या के मामले में परिजनों के बाद हरियाणा रोडवेज यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद डीसी के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी, एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई, लेकिन सहमति नहीं बनने पर साझा मोर्चा ने रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में रोडवेज चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के पदाधिकारी महावीर सिंह पाई ने पहले ही कह दिया था कि अगर रात 12 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो पूरे हरियाणा में चक्का जाम होगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम के ऐलान के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हरकत में आए हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रधान को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीटिंग के लिए बुलाया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। तथ्यों के अभाव में हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। जालंधर देहात पुलिस जल्द मामले में केस दर्ज होने की रिपोर्ट दर्ज करेगी। बता दें कि ये केस इस साल 17 मार्च को जालंधर के थाना पतारा में दर्ज किया गया था। केस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की धारा 295 जोड़ी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। करीब 7 साल पहले भी एक सत्संग के दौरान राम रहीम सिंह ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। हरियाणा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और संबंधित विभाग इस मामले में जुड़ी हर लीड पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस तय तक इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में हमने आरोपी पकड़े हैं। अनिल विज ने कहा कि इनके यानी कि कांग्रेस राज में तो कभी आरोपी पकड़े नहीं जाते थे। विज ने कहा कि शराब मामले में अधिकतर आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हम तय तक पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और कौन कौन इस मामले में कहां तक संलिप्त था और पूरी चैन को पकड़ कार्रवाई की जाएगी। विज ने कहा कि हरियाणा में नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। यदि जांच में कुछ संदिग्ध आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। आपको यहां पर बताते चलें कि हरियाणा में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। इन कोर्ट में नशे की दवाइयों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट के ब्लूप्रिंट के बाद फतेहाबाद, अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 7 और फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए गए हैं। हरियाणा सरकार गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद और यमुनानगर में 4 और फास्ट ट्रैक अदालतें बनाए जाने के लिए एक्टिव होकर काम कर रही है। सरकार की इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य राज्य में कानूनी कार्रवाई में तेजी लाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ग्रुप बी तथा ग्रुप सी के अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में ग्रुप बी व ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर यह भर्ती की जा रही है। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 नवंबर 2023 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कुल मिलाकर 477 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा सरकार से पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब आपको पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र या फिर जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने या फिर दोबारा से जमा करने के लिए बैंकों या फिर किसी अन्य विभाग के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आप घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इससे बुजुर्गों को असुविधा होती है, उन्हें डाकघर आने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्गों को परेशानी न हो इसलिए असुविधा प्रदान की गई है। हिसार मंडल के
डाक अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब घर के नजदीक डाकघर या फिर डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से 70 रुपए का भुगतान करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। हरीश कुमार ने बताया कि पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 155-299 पर जानकारी दे सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक सेवा अनुरोध सम्मिलित करेगा, फिर संबंधित डाकिया आपके घर आएगा और प्रमाण पत्र बना देगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सोमवार को शिवानी के विश्वकर्मा मंदिर में भगवान श्री विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार थे, इसलिए कारीगर उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि पिछले रबी सीजन 2022 में खराब हुई चने व सरसों का लोहारू क्षेत्र का करीब 80 करोड़ रुपए का मुआवजा शीघ्र ही किसानों के खाते में डाला जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू क्षेत्र के रेतीले इलाके को जन्नत बनाने का काम भी करेंगे। इसके लिए किसानों को सस्ती दरों पर खजूर के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खजूर के पौधे की उम्र तकरीबन 100 साल तक होती है। ऐसे में किसान इसकी खेती करके लंबे समय तक अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। इस रेतीले इलाके में कौन कौन सी खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि आज सरकारी योजनाओं की लाभ राशि सीधे पात्र लोगों के खाते में जा रही है। हमारी सरकार ने बिचौलिया प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया है। कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने लंबी दूरी की 62 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं रोजाना चलने वाली 30 ट्रेनों के दिनों में कटौती की है। वहीं 6 ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते के स्टेशनों पर करने का भी फैसला किया है। ट्रेनों के रद्द होने से दैनिक यात्रियों सहित यूपी बिहार जाने वाले प्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिन यात्रियों ने 3 महीने पहले ही ट्रेनों में कन्फर्म टिकट करा ली है, अब उन्हें दूसरी ट्रेनों के विकल्प की तलाश करनी होगी। ट्रेन नंबर 14,681 नई दिल्ली जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक तो वही अम्बाला जालंधर के बीच चलेगी। इसी प्रकार 14,682 जालंधर नई दिल्ली 2 दिसंबर से 1 मार्च तक जालंधर अम्बाला के बीच चलेगी। उक्त ट्रेनों का संचालन अम्बाला नई दिल्ली के बीच रद्द रहेगा। साथ ही यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा करने से पहले रेलवे की समय सारणी अवश्य देख लें। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत राय सहारा का मुंबई में मंगलवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया है कि सुब्रत राय सहारा को मेटास्टेटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं थी। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 12 नवंबर से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती थे। सुब्रत राय 10 जून 1948 को अररिया बिहार में जन्मे थे। सुब्रत राय ने 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी थी। राय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसाय में विस्तार किया। राय के साम्राज्य की बात करें तो राय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला हुआ था। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया तो वहीं 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना शुरू की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया। सुब्रत राय पर उनकी 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप भी लगा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी साल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। सुब्रत राय 2 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहे और साल 2016 से वे पैरोल पर जेल से बाहर थे। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजराइल के सबसे अहम सहयोगी अमेरिका के हवाले से एक अहम खबर आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री जंग के बाद भी गाजा पर अपना कब्जा चाहते हैं। इसकी वजह से अरब देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए जंग के बाद गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, लेकिन नेतन्याहू या न सिर्फ पूरी तरह कब्जा चाहते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अरब देशों को लगता है कि नेतन्याहू अब अमेरिका की बात भी मानने को तैयार नहीं है। लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। एक दिन पहले नेतन्याहू ने उसे भी वार्निंग दी थी। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है। इस बीच गाजा के ज्यादातर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गाजा में एक के बाद एक अस्पताल बंद पड़ते जा रहे हैं। जंग में अब तक गाजा के 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।